फॉर्मल लेटर्स बेसिकली आपका वो क्वेश्चन होगा पेपर का जो 20 मार्क्स का है, ठीक है। आज हम सिर्फ उस लेटर के क्वेश्चन को लेके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जो बच्चों को कंफ्यूज कर रही होती हैं कि भाई लेटर हमें फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है, उसका कंटेंट डेवलप कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें लेटर में इम्पॉर्टेंट हैं नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। और फिर मैं आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी दूंगी जो आप से सॉल्व कर सकते हैं, और एक आध लेटर की मैं आपको सैम्पल्स भी दिखाऊंगी। इसके अलावा हम कुछ मेन एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे जो फॉर्मल लेटर की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स में आते हैं, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपके फॉर्मल लेटर में होनी चाहिए, ठीक है। आज की जो क्लास है आपकी बेसिकली इसमें आपका पहला जो क्या कहते हैं लेट्स से मेन पर्पस है इसका, वो है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि लाइक how do you understand the format, tone and importance of formal letter, and also how do you use these letters in academic, professional और business communication। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए बिजनेस कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप जो लेटर राइटिंग सीख रहे हैं वो बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन वाली राइटिंग है। सो अब हम देखते हैं बेसिकली कि लेटर राइटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। जैसे कि इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस ही दो हिस्सों में डिवाइड होती है, क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में जो आपके लिए 10 मार्क्स हैं वो उसके फॉर्मेटिंग के हैं, यानी कि फॉर्मल लेटर जो होता है उसे किस तरह से प्रोफेशनल वे में आपको लिखना है, क्योंकि वो आपकी हर प्रोफेशनल बात को कम्युनिकेट करता है टू द रिसीवर, ठीक है। और हाउ डू यू रिप्लाई बैक टू ऑल ऑफ दीज फॉर्मल लेटर्स इन एन ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का वर्ड अगर आता है कहीं पर लिखा हुआ आपके पेपर में भी, तो प्लीज़ उससे ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि कॉरेस्पॉन्डेंस के लिटरल मीनिंग होते हैं हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द थ्रेड और द होल लेटर जो आपके पास आया है या जिसका सिलसिला आपके पास काफ़ी अरसे से चल रहा है, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यूजुअली हम कॉरेस्पॉन्डेंस उन चीज़ों की लिखते हैं जो क्या कहते हैं आपके पास लेट्स से ऐसी क्वेरीज आ रही होती हैं या इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं जिसमें लेट्स से आपसे कोई क्वेश्चन किया गया है या कोई आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है या किसी किस्म की इंक्वायरी है और आपको उसका रिप्लाई लिखना है। यूजुअली कंप्लेंट्स के रिप्लाई में भी हम कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, या रिक्वेस्ट है या जॉब एप्लीकेशन है तो जॉब एप्लीकेशन की भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है किसी भी प्रीवियस लेटर का रिस्पॉन्स देना, ठीक है। एंड लास्टली जो फॉर्मल लेटर की एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है दैट हाउ इट इज़ समथिंग विच इज़ स्ट्रक्चर्ड, एंड उसकी जो टोन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी टोन जो है इसके चॉइस ऑफ वर्ड्स से आप पहचानते हैं। अगर आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स क्लियर है और उसमें आपको जो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं उससे पता चल रहा है कि क्या ये एक इंक्वायरी है, क्या ये एक रिप्लाई है, या ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, या किसी किस्म की परसुएशन है फॉर सर्टेन थिंग और टास्क, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं उसके फॉर्मल टोन से, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है जो आप नोट कर सकते हैं, ये फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो आपकी जो पीआरसी की बुक है उसका स्ट्रक्चर भी इससे मिलता जुलता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी ये होती है कि मिस जो बुक में स्ट्रक्चर है हम वो पढ़ें या जो आप पढ़ाती हैं या दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं वो पढ़ें। तो देखिए मैं आपको उसका एक सिंपल सा रिप्लाई दूंगी। फॉर्मल राइटिंग का एक ही स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ब्लॉक फॉर्मेट कहते हैं, जो कंटेम्प्रेरी यानी कि मॉडर्न टाइम्स यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। कुछ लोग उसमें डेट की प्लेसमेंट थोड़ी सी डिफरेंट रखते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके मार्क्स में, ठीक है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो मैंडेटरी हैं एक प्रॉपर फॉर्मल लेटर में। इस स्लाइड पे जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। सिर्फ इतना मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर डिजिटलाइज्ड पेपर है, इस वजह से जो लास्ट इसका क्लू है जो सिग्नेचर है, that is something where you just write your name and designation, you don't need to sign here। signature usually बच्चे इस चीज़ से जो है मिस इंटरप्रेट करते हैं कि मिस शायद ये जो है हमारा सिग्नेचर है, सो हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैसे करेंगे, सो यू विल नॉट गेट अ चांस टू डू दैट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आपको वहाँ सिर्फ अपना नाम और डेजिग्नेशन लिखना होगा, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उससे पहले अगर आप देखें स्टार्टिंग से तो सेंडर्स एड्रेस है। सेंडर्स एड्रेस जो होता है वो बेसिकली आपका अपना एड्रेस होता है। अब लेट्स से आप एग्ज़ाम हॉल में हैं और वहाँ का एड्रेस आपको लिखना है,
तो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मैम डेजिग्नेशन गिवन होगी। कभी कभी शर्मीन डेजिग्नेशन गिवन होती है और कभी कभी आपको क्वेश्चन से डिसाइफर करनी होती है कि वो डेजिग्नेशन क्या है। क्या आप बीइंग अ मैनेजर लिख रही हैं, क्या आप बीइंग सुपरवाइज़र लिख रही हैं, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है पेपर में तो उस क्वेश्चन में ये चीज़ डिफाइन होती है कि कौन किसको लेटर लिख रहा है, तो आप वहाँ से डेजिग्नेशन अपनी ले सकती हैं। अच्छा, सेंडर्स एड्रेस में अक्सर ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में ही सेंडर का एड्रेस दे दिया जाता है और वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो आप वहाँ से एड्रेस उठाते हैं और एड्रेस उठाने के बाद आप वही एड्रेस लिख देते हैं। अगर आपको लेट्स से कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप उसमें बहुत सिंपली 3 लाइंस में एक अपना एड्रेस लिख सकते हैं बॉक्स फॉर्मेट में। बॉक्स फॉर्मेट कहा जाता है लेफ़्ट साइड के कॉर्नर पे जब आप अपना एड्रेस या कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं। सो बेसिकली लेफ़्ट साइड के कॉर्नर पे जब हम अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो हम उसमें अपना नाम लिखते हैं, हमारी जो भी डेजिग्नेशन होती है, कंपनी का नाम होता है XYZ ABC व्हाटएवर कंपनी, एंड देन नीचे आपके शहर का नाम। तो ये 3 लाइंस में आपका सेंडर एड्रेस आ जाता है, राइट। उसके बाद आप उसे एंटर प्रेस करेंगे तो वो सेकंड लाइन में कर्सर आता है और वहाँ आप अपनी डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट आपकी बुक में बहुत अच्छी तरह दिया हुआ है। आप हमेशा डेट इस तरह से लिखते हैं कि लेट्स सपोज कि जो भी डेट है, अगर इट्स लाइक 14 अगस्त 1947 इफ़ इट्स द डेट, सो आपको किस तरीके से लिखनी है कि आपको लिखना है August 14, comma, and then you will write 25 or 1947, 1974, whatever is the year which you're using, आप वो वहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो आपको पहले मंथ लिखना है, फिर आपको डे लिखना है और उसके बाद कॉमा डाल के आप जो है आगे ईयर लिखते हैं। सो दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द डेट इन फॉर्मल लेटर्स। एंड देन रेसिपिएंट्स एड्रेस, रेसिपिएंट एड्रेस रिसीवर का एड्रेस है, वो भी आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। और अगर लेट्स से आपके क्वेश्चन में नहीं है, ऑल्सो ब्रिटिश फॉर्मेट डेट, जी ब्रिटिश फॉर्मेट भी आपका यही है ऑलमोस्ट। स्पेस कहाँ देनी होगी, स्पेस आपको किस चीज़ के लिए स्पेस पूछ रही हैं शर्मीन, आप मुझे ज़रा बताएं। डेट में आपकी कोई स्पेस नहीं होती है। आपने मंथ लिखा तो ऑब्वियसली आप उसके बाद एक स्पेस देती हैं और उसके बाद जो है फिर आप डेट लिखेंगी और डेट के फ़ौरन बाद जो है कॉमा लगा के आप लिखेंगे। पैटर्न में आपको स्पेस एज सच डिजिटल पेपर में नहीं देना, क्योंकि आप एंटर प्रेस करेंगी तो वो ऑटोमेटिकली 1 लाइन गैप पे आ जाता है कर्सर। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली पेपर पे लिख रहे होते हैं तो आपको 1 लाइन स्पेस देना पड़ता है हर स्टेप के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज दैट्स ऑल डिजिटलाइज्ड एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस एंटर एंड द कर्सर मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, आपने रेसिपिएंट एड्रेस लिख लिया, डेट लिख ली, सेंडर लिख लिया। अब आपकी बारी आ जाती है सैल्यूटेशन की। सैल्यूटेशन इज़ बेसिकली जिस तरीके से आप एड्रेस कर रहे हैं अपने रिसीवर को। यूजुअली सैल्यूटेशन में हम डियर, सर या मैडम लगा रहे होते हैं, डिपेंडिंग कि आपका रिसीवर कौन है, क्या वो फीमेल है या मेल है। कोशिश करें कि आप डियर के साथ जो है वो सर लगाएं, डायरेक्ट सर ना लिखें। ठीक है, क्योंकि इन न्यू पॉलिसी डियर इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट्स काइंड ऑफ अ पोलाइट जेस्चर। इसी तरीके से जैसे ही आप सैल्यूटेशन लिख देते हैं डियर सर या मैडम, तो आप उसके बाद एक लगाते हैं कॉमा और आप एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद नेक्स्ट लाइन है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप मेन पर्पस ऑफ द लेटर लिखते हैं जो सिर्फ एक लाइन में आना चाहिए। कोशिश किया करें कि जो पर्पस है या जो भी आपका सब्जेक्ट है दैट हैज़ टू बी अ फ्रेज और अ वेरी शॉर्ट सेंटेंस। इसको अगर आप बहुत लंबा सेंटेंस बनाने बैठ जाएंगे या आप अपने पर्पस को एक सेंटेंस फॉर्म में एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो वो इनकरेक्ट तरीका होता है। अभी मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा सब्जेक्ट जो है वो कितना कंसाइज होना चाहिए और कितना कॉन्क्रीट होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप गैप मतलब एंटर प्रेस करने के बाद जब सेकेंड उस पर आएंगे लाइन पे, तो बस वहाँ से आपका मेन पर्पस ऑफ द लेटर स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि आपकी इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन, सारी चीज़ें आपकी बॉडी में आ जाती हैं। ठीक है, इसमें आप चाहें अगर आपका लेटर बहुत लंबी बात पे है, फॉर एग्जांपल अगर एक परसुएसिव लेटर है या एक सेल्स लेटर है जहाँ पर आप कोई चीज़ जो है वो सेल कर रहे हैं और उसकी आप स्पेसिफिकेशंस बता रहे हैं, तो डेफिनेटली वो 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ तक जाएगी डिपेंडिंग ऑन द स्पेक्स यू आर डिस्कसिंग। अगर वो किसी बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ के लिए, जैसे कि कोई कंप्लेन का रिप्लाई है या कोई कंप्लेन इटसेल्फ है, तो फिर आप उसके लिए जो बॉडी पैराग्राफ या जो बॉडी बनाएंगे पूरे अपने लेटर की, उसमें आप इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन जो है वो 1 पैराग्राफ में भी कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैराग्राफ्स में कर सकते हैं। ठीक है, जब आप 2 पैराग्राफ्स में अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे, इंट्रोड्यूस करने के बाद मेन कंटेंट डिस्क्राइब करके और उसे कंक्लूड कर देंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में,
तो उसके बाद जो आपका स्टेप है दैट्स क्लोजिंग. क्लोजिंग इज़ बेसिकली एंड ग्रीटिंग. एंड ग्रीटिंग्स हमेशा पोलाइट होती है, उसमें आप योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली लगाते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके का लेटर लिख रहे हैं. अगर आप एक ऐसा लेटर लिख रहे हैं जो आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं या किसी ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां आज से पहले आपने कभी भी किसी किस्म की नेटवर्किंग कनेक्शंस नहीं बनाए हैं, तो आप उस लेटर के एंड में योर्स फेथफुली लिखेंगे. लेकिन अगर वहाँ पे आपके कनेक्शंस बने हुए हैं तो वहाँ पर आप यूजुअली योर्स सिंसियरली लिखते हैं. अच्छा, तो जो चैट में आपने मुझसे पूछा है दैट्स लाइक सर्कुलर, परसुएसिव, लेटर, ऑल काइंड्स में यही पैटर्न रहेगा. अच्छा, सर्कुलर इज़ नॉट अ लेटर बाय द वे शारमीन, सर्कुलर इज़ टोटली डिफरेंट. सर्कुलर जो होता है वो आपका एक तरह का लार्ज ऑडियंस के लिए लिखी हुई डॉक्यूमेंट होता है. तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप जो है उसका स्टार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है. उसका स्टार्ट बहुत डायरेक्ट होता है. उसका जो सब्जेक्ट होता है वो एक तरह की हेडिंग होती है, यानी कि सर्कुलर की हेडिंग आप डालते हैं और उसके बाद डायरेक्ट आप लिखते हैं कि इसका हॉलीडे सर्कुलर और इट्स अपकमिंग अप्रेजल सर्कुलर, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या रमज़ान टाइमिंग्स या वट एवर इज़ द क्वेश्चन आस्किंग फॉर, आप उसकी हेडिंग बना के डालते हैं. तो सर्कुलर में हमेशा एक हेडिंग फॉर्म में आपका सब्जेक्ट आता है और उसके बाद आप डायरेक्टली वो बात करते हैं. आप कोई रेफरेंस नहीं देते कि एज discussed in the previous meeting or as we have decided in the previous discussion. ऐसा कुछ आपको नहीं लिखना होता. आपको लिखना होता है कि from today we will be following the Ramzan timings as per schedule, and that would be the, whatever the timings would be, the following would be the timings, and due to रमज़ान, इस तरह से करके हम कोई भी छोटा कंटेंट बनाते हैं जो कि 2 या 3 या ज़्यादा 4 से 5 लाइनों में ख़त्म हो जाता है. ठीक है, पैटर्न आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन उसमें आप क्लोजिंग में कोई एंड ग्रीटिंग्स नहीं डालते कि पोलाइट एंडिंग डाल रहे हैं आप योर्स सिंसियरली, ऐसा कुछ भी नहीं होता. आप नीचे सिर्फ एक लाइन ऐड करते हैं सिग्नेचर से पहले, जिसमें आप लिखते हैं कि फॉर फर्दर क्वेरीज और फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट सो एंड सो पर्सोनल. सो जो सो एंड सो पर्सोनल का जिसका भी नाम लेटर में लिखा जाता है, वो सर्कुलर में लिखा जाता है, वो बंदा होता है जिससे आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और नीचे एंड में उसका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया जाता है. सो यूजुअली जो सर्कुलर्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं. जी. फॉर्मेट के मार्क्स आपके 10 होते हैं. अगर आपने सही फॉर्मेट फॉलो किया लेटर के लिए तो आपके 10 मार्क्स आपको एग्जैक्टली मिलते हैं, और 10 मार्क्स जो बचते हैं वो कंटेंट के होते हैं कि आपने किस तरीके से लेटर लिखा है, क्या आपने उसमें सही लैंग्वेज यूज़ की है, क्या आपने उसको रेलिवेंटली क्वेश्चन से मैच किया है, क्या आपने उसको अकॉर्डिंग टू द बिज़नेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड लिखा है या नहीं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं. आई होप कि ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ आया हो, क्योंकि ये बुक में भी है और आपको प्रैक्टिस के लिए बुक से भी देखने में आसानी होगी. ठीक है. अच्छा, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको फॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल किसी भी तरह के फॉर्मल डॉक्यूमेंट, यानी कि चाहे वो सर्कुलर हो, मेमो हो, ईमेल्स हो या लेटर्स हो, उन सब में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. टोन और लैंग्वेज, सबसे पहली चीज़ जो टोन और लैंग्वेज में आती है वो है मेंटेन अ प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टफुल टोन. अब ये प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल टोन होती क्या है? सो बेसिकली बिजनेस लेटर्स में जो फॉर्मल टोन यूज़ होती है हम उसको प्रोफेशनल या पे बहुत ज़्यादा प्रिसाइज टोन कहते हैं. ठीक है. सो फॉर्मल टोन स्टैब्लिशेस क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट. ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो फॉर्मल होगी उतनी ज़्यादा आपको कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे ट्रस्ट डेवलप होगा, यानी कि आपको पता होगा कि ये कंपनी जो है आपसे जो बात कह रही है वो इसी बात पे पूरी रहेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज में बात हुई है. यूजुअली बिज़नेस कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव बिज़नेस कम्युनिकेशन है उसकी निशानी यही होती है कि हर चीज़ वहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट में आपको दी जाती है. इट मिनिमाइजेज एम्बिग्विटी एंड कन्वे सीरियस इंटेंट. यू नो व्हाट्स एम्बिग्विटी? किसी को पता है एम्बिग्विटी का क्या मतलब है? एम्बिग्विटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात जो समझ ना आ रही हो, डेफिनेटली कन्फ्यूजन. सो थैंक यू सो मच दानियाल फॉर टेलिंग मी. सो एम्बिग्विटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग या फिर कन्फ्यूजिंग या फिर बहुत ही ज़्यादा वेक किस्म का इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन. एंड इट ऑल्सो कन्वेज, सो इट मिनिमाइजेज एम्बिग्विटी, यानी कि फॉर्मल टोन में अगर आप बिजनेस लेटर लिखेंगे या चॉइस ऑफ वर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होंगे तो वो एक सीरियस इंटेंशन शो करेंगे राइटर की, और उस चीज़ का असर उतना ही इफेक्टिवली होगा जितना होना चाहिए. देन इट रिस्पेक्ट्स द रिसिपिएंट्स टाइम एंड पोजीशन.
फॉर्मल टोन मीन्स, फॉर्मल टोन में मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ यही फॉर्मल टोन्स में आती हैं, ठीक है। अबू बकर, अगर आप देखें यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हुई हैं फॉर्मल टोन के लिए। अगर आप एक फॉर्मल टोन यूज़ कर रहे हैं या आप बिज़नेस लेटर लिखने जा रहे हैं तो आपको इन 4 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ है प्रिसाइज लैंग्वेज। व्हाट इज़ प्रिसाइज लैंग्वेज? प्रिसाइज लैंग्वेज का मतलब होता है स्पेसिफिक वर्ड्स का यूजेज और कोई भी एम्बिगुअस या वेग बात को एक्सक्लूड करना। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अगर आपके पास लेट्स से एक इंफॉर्मेशन है जिसमें लिखा है यू हैव टू रिप्लेस द जनरल टर्म्स विद स्पेसिफिक वन। फॉर एग्जांपल, बहुत जगह पे लोग कह रहे होते हैं ओ आई हैड अ लॉट ऑफ मटीरियल kept in my warehouse. So if I am saying a lot of material, सामने वाले को कभी भी ये समझ नहीं आएगा कि कितना, क्योंकि उसे मुझसे मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल, बट ही हैज़ टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट. सो इंस्टेड ऑफ अ लॉट आई हैव टू से दैट I have 25 units stored in my warehouse. So यहाँ पर 25 यूनिट्स अलॉट की जगह जब मैं यूज़ करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चॉइस ऑफ वर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से एम्बिग्विटी ख़त्म होगी और मेरी जो प्रॉपर बात है वो एग्जैक्टली कन्वे होगी मेरे रिसीवर को और उसे समझ आएगा, अपने डिसीजन लेने में आसानी होगी. इसी तरीके से क्वांटिफाई इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, जब भी हम नंबर्स को यूज़ करें या मेजरमेंट्स को यूज़ करें, इट्स बेटर to write the exact amount in numerics. For example, यहाँ पर लिखा है a significant increase. Significant increase सुनने में लगता है कि अच्छा खासा increase हुआ है कोई भी चीज़, ठीक है. लेकिन अगर मैं कहूँ 50% इंक्रीज़, 15% इंक्रीज़, 70% इंक्रीज़, तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे और आप इस चीज़ को इमेजिन कर पाएंगे कि कोई चीज़ की शिद्दत किस हद तक बढ़ी होगी. लेकिन सिग्निफिकेंट का वर्ड जो है वो यहाँ पर एम्बिग्विटी फैला रहा है, इसलिए क्योंकि सिग्निफिकेंट का लिटरल मीनिंग होता है इम्पॉर्टेंट या फिर अ गुड अमाउंट, ठीक है. बट ऑब्वियसली वी डू नॉट नो दैट हाउ मच अमाउंट और हाउ मच इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड. सो जब तक मैं यहाँ पर परसेंटेज में, न्यूमेरिक्स में नहीं लिखूँगी, नोबडी कैन बी क्लियर अबाउट इट. इसी तरीके से टेक्निकल टर्म्स को करेक्टली यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लेटर टेक्निकल टर्म्स पे लिख रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल, अक्सर हम लेटर्स लिख रहे होते हैं जिसमें हम कुछ इस तरह की बातें बता रहे होते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है. सो लेट्स से अगर हम अपनी प्रोडक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेसिफिकेशंस अपने क्लाइंट को बता रहे हैं और हम उसको इस तरह से बताएं कि ओके सो माय प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, सो ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल अच्छा कमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्लाइंट जब पैसा लगा रहा है उस चीज़ पे तो वो आपसे यही पूछना चाहेगा कि भाई वेरी गुड का क्या मतलब है, आप मुझे एग्जैक्टली बताएं कि क्या गुड है इस चीज़ में, ठीक है. अब अगर मैं ये कहूँ कि ओके सो द प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉन्गर बैटरी लाइफ, चलो यहाँ बात समझ आती है. इसी तरह से मैं कहूँ कि यू कैन फाइंड इट इन वेरियस कलर्स टू मैच विथ योर पर्सनैलिटी, चलो बात समझ आती है. इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि ओके सो इट इज़ वेरी वेरी ड्यूरेबल एंड इट कैन बी यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड वेदर कंडीशंस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल. तो हमेशा याद रखें कि वेग एडजेक्टिव्स यूज़ करना या कोई भी इस तरह की चीज़ यूज़ करना जो कि आपको लगता है कि बात को क्लैरिटी के साथ कन्वे नहीं कर रही है, उसे अवॉइड करें. सो इसीलिए अवॉइड वेग एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. और उससे ऊपर वाली जो टेक्निकल टर्म्स करेक्टली का था वो इसलिए था कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग टेक्निकल टर्म्स को गलत जगह पर यूज़ कर रहे होते हैं बिकॉज के दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. सो यहाँ पर मेरा उनसे कहना ये है कि कोशिश किया करें कि जो स्पेसिफिकली आप बता रहे हैं आप सिर्फ उसी की टर्मिनोलॉजी यूज़ करें. और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि सामने वाली ऑडियंस को वो टर्मिनोलॉजी समझ आएगी क्योंकि वो सिमिलर फील्ड्स हैं, तो टर्मिनोलॉजी यूज़ करना अक्लमंदी है. लेकिन अगर आपको पता है कि सामने वाला बंदा इस फील्ड का नहीं है और उसे ये टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आएंगी, सो प्लीज़ try to refrain from using such terminologies which are difficult to understand. For example, अगर हम मेडिसिन फील्ड से हैं और मैं हर वो jargon या हर वो लैंग्वेज का वर्ड यूज़ कर रही हूँ जो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए समझना आसान है लेकिन किसी लेमैन या किसी और फील्ड के बंदे के लिए आसान नहीं है, तो मेरा राइटअप या वट एवर डॉक्यूमेंट आई हैव प्रिपेयर्ड वुड बी अ वेरी वेरी वीक एंड फेल्ड डॉक्यूमेंट
वाई? क्योंकि इसके थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट तरीके से कन्वे नहीं हो पाएगी, या जो मेरा इंटेंट है कन्वे करने का वो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज कि मैंने उसमें वो टर्मिनोलॉजी या वो जार्गन यूज़ कर दी है जो मेरे सुनने वाले को या मेरे रिसीवर को समझ नहीं आ रही है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर सब इंग्लिश का लेटर लिखने बैठे हैं, मैं आपको कुछ वर्ड्स फ्रेंच में बताने लगूँ और फ्रेंच समझाने लगूँ तो ये बहुत गलत होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुझे अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है, मुझे अपने रिसीवर को समझना है और उस तक वो बात कन्वे करनी है जो मैं चाह रही हूँ। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन यूज़ टेक्निकल टर्म्स करेक्टली। देन वेग एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हो गया था, उसके बाद आ जाता है बी कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है कम अल्फाज में एक तरीके की बात कर देना। ठीक है, सो अगर आप अपनी बात को कम अल्फाजों में बयान कर सकते हैं, सो दैट्स द बेस्ट थिंग इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली द फॉर्मल लेटर्स। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा खींच के लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको 20 मार्क्स मिलते ही रेलेवेंसी के हैं और आपके राइटिंग स्टाइल पे हैं। अगर आपने इसमें कहानियाँ बतानी शुरू कर दी तो वो आपके टॉपिक से, या ये कह लें कि फॉर्मल लेटर के पैराडाइम से बाहर हो जाएगी बात, और ऑब्वियसली फिर उसके मार्क्स कटेंगे, चाहे बच्चा जितना भी कहे कि मैंने तो इतना लिखा था और उतना लिखा था। ठीक है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना लिखना है और किस हद तक जाना है। ठीक है, सो इसमें लिखा हुआ है एलिमिनेट अननेसेसरी वर्ड्स एंड फ्रेजेस, गेट टू द पॉइंट क्विकली एंड डायरेक्टली। एंड लास्टली, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रिसाइज लैंग्वेज, इज़ प्रूफ रीड केयरफुली। Now, how do we proofread things? We proofread things when we read them once again, right? So proofread हम करेंगे जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ जो आप देखें प्रूफरीड में लिखी हुई है वो लैंग्वेज के एरर्स को देखना है, ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन। अगर आपके ये 3 एरर्स इसमें नहीं है या रेक्टिफाई हो गए और आपने इनको सही कर दिया तो आपके बहुत सारे मार्क्स कटने से बच जाएंगे। ये वो मिस्टेक्स होती हैं जिनको हम बहुत पेटी इशू समझ के छोड़ देते हैं कि यार ये तो बिज़नेस लेटर है, इसमें तो बंदा सिर्फ कंटेंट दिखेगा कि मैंने लेटर क्वेश्चन से मैच किया है या नहीं, इसमें ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। सो यू आर रॉन्ग। आपके ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन सारी चीज़ें चेक होंगी और ये भी देखा जाएगा कि इवन अ स्मॉल एरर्स कैन क्रिएट एम्बिग्विटी। अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि आप रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स, एक्सपेक्टेड वर्ड काउंट, इसका एक्सपेक्टेड वर्ड काउंट अराउंड 200 या 120 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इसलिए क्योंकि लेटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आप लेंदी नहीं लिख सकते, बिकॉज दीज आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लिखा जाता, उसे हम इतना लिखते हैं कि वो अपनी बात को प्रॉपरली कन्वे कर दे। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिलेटेड टू प्रिसाइज लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट जो स्लाइड पे बताया गया था, जो आपके एलिमेंट्स में आ रहा होता है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव वॉइस। नाउ व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव वॉइस? 2 तरह की बात करने के तरीके होते हैं, एक ओपिनियनेटेड और एक फैक्ट बेस्ड। ओपिनियनेटेड सेंटेंसेस जितने भी होते हैं जिसमें मैं ये कहूँ कि आई लाइक टू हैव दिस, आई फील दैट दिस इज़ नॉट गोइंग करेक्ट, आई गेस दैट दे आर हियर। सो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिकली हम, या ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो हम सब्जेक्टिवली दे रहे हैं कि अगर मुझे सही लग रहा है तो सही है, अगर मुझे सही नहीं लग रहा तो ये गलत है। सो इट मीन्स कि सब्जेक्टिव सेंटेंसेस आर बेसिकली ओपिनियनेटेड, और हमें कोशिश करनी है कि फॉर्मल लेटर्स में या हमारे जितनी भी फॉर्मल राइटिंग होती है उनमें कहीं पर भी सब्जेक्टिविटी बिल्कुल ना आए। सो हमारी जो टोन या वॉइस होनी चाहिए लेटर राइटिंग में वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट इस तरह का होगा कुछ कि आई थिंक द सेल्स फिगर्स आर रियली बैड, सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक, और दिस इज़ व्हाट द पर्सन इज़ थिंकिंग एट द मोमेंट। ऑब्जेक्टिवली इस चीज़ को लिखने का तरीका होता है कि द सेल्स रिपोर्ट इंडिकेट्स अ 15% डिक्रीज इन क्वार्टरली रेवेन्यू कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड। यहाँ पर आपको देखें एक एविडेंशियल बात हो रही है। एविडेंशियल बात जो होती है वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ को एज अ प्रूफ लेते हुए की जा रही होती है। सो जब भी किसी बात का प्रूफ आपके पास होता है, दैट्स एविडेंशियल एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और सब्जेक्टिव जो होता है दैट्स ऑल बेस्ड ऑन ओपिनियन। सो फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट इसका वो देखें एग्जाम्पल, तो वो कह रहा है वी फील दैट योर परफॉर्मेंस वॉज इनएडिक्वेट। वी फील दैट योर परफॉर्मेंस वॉज इनएडिक्वेट, इसका मतलब है हमें ऐसा लग रहा है। अगर इसका सही तरीका लिखने का देखा जाए तो वो होना चाहिए परफॉर्मेंस डेटा शोज दैट प्रोजेक्ट डिलीवरीज or deliverables were submitted past the established deadlines on 3 separate occasions, which means कि according to the data आपकी performance बहुत low है
क्यों? क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस या जो भी आपका रिजल्ट आया है हमारे पास, वो या जो भी आपको डिलीवर करना था वो आपने डिलीवर डेडलाइन के बाद किया है, जो कि डेडलाइन आपको पहले से दे दी गई थी। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि बात को कहने का तरीका लेटर में बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो कभी भी पर्सनल प्रोनाउंस के साथ नहीं किया जाता, जैसे आई, वी, अस, ये वाले प्रोनाउंस को आपको अपने लेटर में अवॉइड करना है। इसलिए क्योंकि जितने ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउंस आपके यूज़ होंगे, योर एटीट्यूड विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ एंड देन यू विल नॉट बी केटरिंग एनी नीड ऑफ द रिसीवर। और आपको अगर रिसीवर की नीड नहीं आप पूरी कर रहे हैं तो दैट इज़ टोटली इनकरेक्ट फॉर्मल राइटिंग। ठीक है, सो यहाँ पर आपको देखना है कि सब्जेक्टिव कुछ ना हो, सब कुछ ऑब्जेक्टिवली डिफाइन किया जाए। अब यहाँ जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मैंने आपको एज एन एग्जांपल दिया है वो बेसिकली मैंने आपको दिया इस तरह से है कि सब्जेक्टिव सेंटेंसेस आपके सामने हैं, इनको हम ऑब्जेक्टिवली कैसे लेटर्स में यूज़ कर सकते हैं वो उनके तरीके हैं। जैसे कि एक और सेंटेंस, यू क्लियरली डिडंट फॉलो आवर इंस्ट्रक्शंस। अब ये बहुत डायरेक्ट ब्लेम है कि मैं आपसे कहूँगी यार आप मेरे इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो नहीं किए, तो ये ब्लेमिंग एटीट्यूड हो जाएगा। जब मैं ब्लेमिंग एटीट्यूड के साथ किसी से बात करूंगी या आपके साथ भी कभी कोई ब्लेमिंग एटीट्यूड में बात करता है तो आप आगे से इतना डिस्करेज होते हैं कि आप वो काम दोबारा सही नहीं कर पाते, और अक्सर लोग तो वो काम करना ही नहीं चाहते और छोड़ देते हैं। सो रादर यूजिंग एनी काइंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एंड अटैकिंग लाइक दिस, you may write that the records indicate that the process deviated from the documented procedure outlined in section 3.2 of the manual। यानी कि अब आप उसको एविडेंशियली प्रूफ कर रहे हैं कि भाई आपने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की जो कि मैनुअल में आपको पहले दिन से दी हुई थी। ठीक है, अब इस तरीके से जब आप किसी को कहेंगे ना तो एटलीस्ट वो बंदा भी सोचेगा लॉजिकली, या वो अपनी लॉजिक को यूज़ करेगा कि आखिर उससे क्या गलती हुई है। लेकिन अगर आप उसको डायरेक्टली ब्लेम कर देंगे कि यार तुम तो कुछ भी फॉलो सही नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हार्श एटीट्यूड होगा। और हमें अगर हम कम्युनिकेशन में या फॉर्मल कम्युनिकेशन में स्पेशली अगर बहुत हार्श एटीट्यूड लेकर आते हैं, सो दैट्स नेवर गोइंग टू वर्क फॉर आवर फेवर। कभी भी वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता, कभी भी वो हमें किसी किस्म का बेनिफिट नहीं देता, इनफैक्ट वो हमें मज़ीद नुकसानात की तरफ ले जाता है, क्योंकि आपका एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ सकता है, आपके काम जो एम्प्लॉय कर रहे हैं वो रिवेंजफुल तरीके से उसे गलत कर सकते हैं, या वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हैं आपके राइवल्स को। सो रादर पॉइंटिंग आउट एंड ब्लेमिंग समवन, यू शुड हैव रिटन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्डिंग्स। इसी तरीके से अगर आप लास्टली देखें तो उन्होंने कहा है कि आई बिलीव वी हैव एन एग्रीमेंट। अगेन इट्स योर बिलीव, मे बी आई नेवर टुक दैट थिंग एज एन एग्रीमेंट बिटवीन अस। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको ऑब्जेक्टिवली किस तरह यूज़ करेंगे, हम उनको बताएंगे दिस लेटर कन्फर्म्स द एग्रीमेंट रीच्ड ऑन डेट विच स्टिपुलेट्स वट एवर द स्पेसिफिक टर्म्स, जो भी आप टर्म्स डालना चाहें जिसके ऊपर आपने एग्रीमेंट किया था। सो ये आप एक तरह का रिमाइंडर दे रहे हैं। आप जब इस तरीके से लिखेंगे तो वो बंदा भी सामने वाला सोचेगा कि हाँ यार ये कुछ क्लॉज थे जिन पे हमारी बात हुई थी या मीटिंग हुई थी और इसके बाद हमने ये डिसाइड किया था। सो हमेशा याद रखें जब आप एविडेंस के साथ बात करेंगे, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स एविडेंशियल होंगे, तो आप अपनी बात को ज़्यादा अच्छी तरह कन्वे करेंगे, एंड दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव वॉइस। मूविंग ऑन, ऑब्जेक्टिव वॉइस और प्रिसाइज लैंग्वेज के बाद जो तीसरी चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर ग्रामर एंड स्ट्रक्चर। अब ग्रामर में अक्सर मसला बच्चों को इसलिए आ रहा होता है क्योंकि हमारे पास हमारी सोसाइटी में ग्रामर को बड़ा ही आइसोलेट करके स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, यानी कि ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल अलग होता है। उनको सिर्फ क्लासरूम की हद तक रखा जाता है और उसे फॉर्मल तरीके से यूज़ करना या अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना कम ही सिखाया जाता है। इस वजह से बच्चों को ग्रामेटिकल एरर्स फाइंड करने में बहुत मुश्किल होती है। उनको लगता है कि ये सब सुनने में या दिखने में सही लग रहा है, सो इट मीन्स ये बिल्कुल सही है। सो लेट्स सी सम ऑफ द वेरी वेरी माइनर थिंग्स विच समटाइम्स वी ओवरलुक बाय थिंकिंग कि इट्स नॉट एन एरर बट दे आर। सो इनकरेक्ट वे ऑफ सेइंग इज़ द रिपोर्ट्स वॉज सबमिटेड लेट। ना ऑब्वियसली ये तो हम सबको पढ़ के ही लग रहा है क्योंकि रिपोर्ट्स प्लूरल है, तो अगर प्लूरल सब्जेक्टिव है तो उसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा, इसलिए ये सेंटेंस होना चाहिए द रिपोर्ट्स वर सबमिटेड लेट। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है आवर टीम अलोंग विद द मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल। ना आवर टीम यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, टीम की बात हो रही है, टीम्स की बात नहीं हो रही। अब आगे उस टीम के डिवीजन को बताने के लिए या इलेबरेट करने के लिए वो आगे कुछ भी कहें कि अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स एंड 1 मैनेजर,
आपकी वो बात में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर ही रहेगा, क्योंकि आप टीम्स नहीं कह रही हैं, आप टीम ही कह रहे हैं। तो इसी वजह से ये भी एक इनकरेक्ट वे है कि आर टीम अलॉन्ग विद द मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर आना चाहिए इज रिस्पॉन्सिबल। वाई? बिकॉज यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन वन सब्जेक्ट एंड दैट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड दैट्स टीम। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो एक तरह के एडजेक्टिव्स हैं जो उसको मज़ीद डिफाइन कर रहे हैं कि हम किस तरह की टीम पे बात कर रहे हैं, या वो जो टीम है वो कितने लोगों पे कंसिस्टेड है, या सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से आप थर्ड सेंटेंस पे आएँ, वी विल सेंड द इनवॉइस येस्टरडे। ये तो बहुत ही गलत है मेरे ख्याल से। आई होप कि आप सबको भी एक ही दफ़ा में ये गलत लग गया हो। अगर ये सबको एक दफ़ा में गलत लगा है तो आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट यू हैव द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि सेंट पास्ट टेंस है, विल फ्यूचर टेंस है, और येस्टरडे अगेन इज़ अ थिंग विच इज़ यूज फॉर द पास्ट डे। ठीक है, अ डे विच हैज़ बीन पास्ट। सो ये बहुत ही इनकरेक्ट वे में है। अगर ये येस्टरडे लिखा हुआ है सेंटेंस के एंड में तो इसका मतलब है कि ये पिछले दिन यानी कि गुजरे हुए दिन की बात है, तो हमें इस पूरे सेंटेंस को पास्ट टेंस में लेकर आना है। यानी कि हम इसको कहेंगे वी सेंट द इनवॉइस येस्टरडे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग विल वी आर गोइंग टू रिमूव इट एंड just keep the sentence by saying that we sent the invoice yesterday. So इससे पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर पास्ट टेंस में आ जाएगा। ये ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी हम कुछ लिखने बैठते हैं तो प्रूफ रीड का या पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दिया गया है उसका मकसद ही ये है कि आप अपने इस तरह के सिली एरर्स को रेक्टिफाई कर सकें और अपने काम को मज़ीद फ्लॉलेस बना सकें। उसका तरीका ये होता है कि जब आप पहली दफ़ा में लेटर या एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ जो आपके पेपर में आई आप लिख रहे हैं, आप लिख लें। लिखने के बाद आप उसे एक बार दोबारा रीड ज़रूर करें, और इस दफ़ा जब आप उसे रीड करें लिखने के बाद तो आप इस कॉन्शियस माइंड के साथ या माइंडफुल तरीके से रीड करें जैसे कि आप एक रिसीवर हैं या लिसनर हैं और आपके पास ये ख़त आया है। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा सा रीड अलाउड भी कर लें, यानी कि इतना कि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो लेकिन आपको वो बात समझ आए, सुनाई दे रही हो। ठीक है, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसमें कहाँ कहाँ बहुत अजीब तरीके से कुछ लिखा गया है। जब आप इन चीज़ों को नोट डाउन करेंगे तो आपको खुद नज़र आएगा कि आपने कुछ सिली मिस्टेक्स ऐसी की हैं जो रेक्टिफाई हो सकती हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सबसे सिली मिस्टेक है वो ये है कि सेंटेंस एंड पास्ट में हो रहा है लेकिन हम उसमें फ्यूचर टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब लगा रहे हैं। ठीक है, या जिसे आप कहते हैं सपोर्टिंग वर्ब लगा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर विल को चेंज करना है, या ऑब्वियसली अब हम उसे चेंज ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम उसकी जगह कुछ और लगाएं, हम उसे पूरी तरह रिमूव कर देंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड वी हैव टू जस्ट राइट विद द पास्ट वर्ब। ठीक है, विच इज़ सेंट। सो वी सेंट द इनवॉइस येस्टरडे। फिर आ जाती है एक और चीज़, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट होते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल रिगार्डिंग द पेंडिंग इनवॉइस। अब अगर इस तरह के सेंटेंस बीच बीच में आ रहे हैं कि आई एम राइटिंग ड्यू टू पेंडिंग इनवॉइस, अब ये यहाँ पर मैं प्रेपोजिशंस खा गई। जब मैंने प्रेपोजिशंस और लेट्स से वर्ब्स, एडवर्ब्स या पूरा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए एक फ्रेगमेंटेड इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्रेगमेंट्स में नहीं देनी है। रिगार्डिंग द पेंडिंग इनवॉइस की जगह उन्होंने आपको कंप्लीट सेंटेंस का एग्जांपल ये दिया है कि वी आर राइटिंग रिगार्डिंग द पेंडिंग इनवॉइस। So like if you are not going to mention that what you are going to do with the pending invoice or what you are going to do with the task you have mentioned, तो कभी भी रिसीवर को ये बात समझ नहीं आएगी कि आप इसके बारे में कहना क्या चाह रहे हैं। सो ये तो वैसी बात हो गई कि गर्म है ये, तो अब आप कहेंगे क्या, चाय या खाना या जगह या यहाँ की जो है वो इन्वायरमेंट। अब जब तक मैं इस बात को पूरा नहीं करूँगी कि यार संभल के चाय गर्म है, तो यहाँ पर जब तक मैं ये बात पूरी तरह नहीं बोलूँगी ये बात एक फ्रेगमेंटेड बात होगी, एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी और इसका कोई सेंस डेवलप नहीं होगा। सो ऑब्वियसली जब सेंस डेवलप नहीं होगा तो आप उसे इन्फर ही नहीं कर पाएंगे कि आप यहाँ पर क्या चीज़ पढ़ रहे हैं या किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। So that's very important to write complete sentences. Then called run-on sentences. Run-on sentences क्या चीज़ होती है? Run-on sentences का मतलब होता है ऐसे sentences जिसमें आपने कहीं punctuation यूज़ नहीं किया। Punctuation इतनी important है किसी भी तरह की राइटिंग में, लेकिन अगर आप punctuations यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक run-on sentence है। जैसे कि The meeting was productive. We discussed several important issues. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसका करेक्ट फॉर्म देखें, द मीटिंग वॉज प्रोडक्टिव, फुल स्टॉप। इसलिए फुल स्टॉप कि आपकी बात कंप्लीट हो गई है कि मीटिंग काफ़ी प्रोडक्टिव थी। ठीक है, वी डिस्कस्ड सेवरल इंपॉर्टेंट इश्यूज़। अब यह है दूसरा सेंटेंस।
जिसके लिए ना आपको किसी कंजंक्शन की ज़रूरत है, ना आपको किसी तरह के कनेक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पहला सेंटेंस इतना लॉजिकली और मेन क्लॉज की तरह एंड हो रहा है तो दूसरा उसके डेफिनेटली उसके सपोर्ट के लिए होगा। तो इसी वजह से वी डिस्कस सेवरल इंपॉर्टेंट इश्यूज़। सो ये 2 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं जो हमने एक साथ लिखे विदाउट एनी पंक्चुएशन, तो वो रन ऑन बन गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये ग्रामर और स्ट्रक्चर का जो पार्ट है ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट आता है जिसको हमें देखना होता है इस सारे सिलसिले में कि हम लेटर्स में हमारी टोन और लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, तो वो है रिस्पेक्टफुल एंड कर्टियस लैंग्वेज। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी और हैव heard my lectures on 7 C's, लेकिन 7 C's बड़े ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में, स्पेशली जब हम बिज़नेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं और लेटर राइटिंग या सर्कुलर राइटिंग या ईमेल राइटिंग की बात करते हैं एक बिज़नेस इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखना है, बिकॉज कि वी आर एक्चुअली बिल्डिंग कनेक्शंस। अगर हम अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग या अपने बॉन्ड्स को मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स या अपने रिसीवर्स के साथ, तो हमें बहुत ही रिस्पेक्टफुल और कर्टियस लैंग्वेज यूज़ करनी होगी। नाउ हाउ टू यूज़ सर्टेन लैंग्वेज। सो प्रोफेशनल टोन जो होती है वो बेसिकली ये होती है कि यू हैव टू मेंटेन अ फॉर्मल येट अप्रोचेबल टोन। आप फॉर्मल तो रहें लेकिन आप अप्रोचेबल भी लगें। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपसे कोई सवाल करने से डरे और कहे कि व्हाट इज़ 7 C's। आकिब 7 C's आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे सो यू विल फाइंड ऑल द 7 C's अलॉन्ग विद देयर डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। सो बेसिकली मैं आपको इसको बहुत शॉर्ट वे में बता देती हूँ कि 7 C's जो होते हैं वो बेसिकली आपकी किसी भी बात को मज़ीद इफेक्टिव बनाते हैं। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में माइंडफुली 7 C's का इस्तेमाल करते रहेंगे, स्पेशली अगर वो फॉर्मल लैंग्वेज है या फॉर्मल इन्वायरमेंट के लिए कम्युनिकेशन की जा रही है, तो आप हमेशा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि 7 C's वो होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी बहुत सारे गोल्स, अपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स या वो एम्स जो आपने अपने मतलब शॉर्ट टर्म में रखे हुए होते हैं, वो सारे आप बहुत आसानी से अचीव कर लेते हैं। सो दैट इज़ व्हाट 7 C's आर। सो मेंटेन अ फॉर्मल येट अप्रोचेबल टोन। अप्रोचेबल टोन भी 7 C's से बनती है। व्हेन यू बिकम एक्सट्रीमली कर्टियस विद अदर्स एंड ट्राई टू लिसन टू देम। तो जब लिसनिंग एयर आप देते हैं किसी को, तो उसकी वैसे भी आधे मसले दूर जाते हैं, बिकॉज के ही और शी फील्स वैलिडेटेड दैट समबडी इज़ देयर टू लिसन। अवॉइड स्लैंग्स, ओवरली कैजुअल लैंग्वेज और इमोशनल आउटबर्स्ट। क्योंकि हम एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ें वाकई अवॉइड करना आपके लिए फ़ायदे की बात है। अगर आप बहुत ज़्यादा कैजुअली किसी से बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आप अपनी और सामने वाले की बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, और अगर आपने एक बाउंड्री डिफ़ाइन नहीं की है तो हो सकता है कि आज जो बंदा आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है कल वो आपकी रिस्पेक्ट ना करे। इज़ देयर एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आपके क्वेश्चंस यहाँ पे लाइन अप हो गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे आया था वो है इट्स अबाउट कर्टसी। कर्टसी का मतलब होता है किसी को बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में और रिस्पेक्टफुली किसी से कोई बात करना। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम जब कहते हैं काइंडली डू दिस, प्लीज़ कुड यू कम टू माय ऑफिस फॉर अ स्मॉल मीटिंग, या हम जब भी इस तरह के वर्ड्स लगाते हैं जो बहुत पोलाइट वर्ड्स समझे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट इज़ ऑल कर्टसी। ठीक है, सो यूजुअली हम कर्टियस या कर्टियस लैंग्वेज हम फॉर्मल लेटर्स में जब भी यूज़ करते हैं जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हों या हम किसी से कोई बात जो है वो मनवा रहे हों, यानी कि परसुएट कर रहे हों उसे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कर्टसी के अंडर में आती हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड की तरफ जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें आपको समझ आ गया कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कर्टियस लैंग्वेज तो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो अपने एटीट्यूड पे फोकस करना है। इट शुड नॉट बी यू हैव टू फोकस ऑन योर रिसीवर रादर देन योर्स, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी यू अप्रोच जो है वो काम आती है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने अपनी जब मैं लेटर्स का चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों को एक यू अप्रोच के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि यू अप्रोच जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। और यू अप्रोच का मतलब ही ये होता है कि आप किस तरीके से अपने जो भी आपके वो हैं क्या कहते हैं रिसीवर हैं, आप उनको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके रिसीवर्स को जो चीज़ चाहिए होती है आपको वही कन्वे करनी होती है अपने लेटर में। ओ बकर कह रहे हैं टीचर फॉर्मल लेटर किसी के जवाब में होता है ना, जवाब में भी हो सकता है और आप डायरेक्टली भी किसी को लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। Concise and factful, sometimes we have to define future goals and future predictions, so can we create future imagination? Okay, so answer future imagination जो है
आपको जब आप अलाउ है लेटर में, अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप कोई एक चीज़ है जिसको सेल करें और उसके लिए आप अपने क्लाइंट को परसुएट कर रहे हैं या अपने कस्टमर को ये सारी चीज़ों की स्पेक्स बता रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनको फ्यूचर ओरिएंटेड पिक्चर्स इमेजिनरी तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आप ये यूज़ करेंगे तो इससे ये होगा और इससे ये फ़ायदे होंगे और ये सारी चीज़ें. दैट्स ऑल फ्यूचर ओरिएंटेड. सो दिस काइंड ऑफ फ्यूचर इमेजिनरी राइटिंग इज़ अलाउड. ठीक है. और बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल से 7 C's तो आप खुद भी पढ़ लेंगे. आप लोगों को मैं आई डोंट थिंक सो कि इट्स दैट नेसेसरी टू एक्सप्लेन. ठीक है. अब हम आ जाते हैं इस चीज़ पे जो हमने यहाँ पर देखी कि हमारे पास जो है वो यू एटीट्यूड पे बात हो रही है. यू एटीट्यूड अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बताया था रिसीवर्स का एटीट्यूड है, यानी कि जो क्वेश्चन में आपसे मांगा जा रहा है आप सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन अपने लेटर सर्कुलर में देंगे, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं लिखेंगे. अगर आपने यहाँ पर अपनी एग्जाम्पल्स, कहानियाँ या नैरेटिव डालने की कोशिश की तो ये गलत हो जाएगा. फ्रेम सेंटेंस टू एम्फसाइज देयर इंपॉर्टेंस. फॉर एग्जाम्पल पोलाइटनेस एंड टैक्ट. यूज प्लीज़, थैंक यू एंड अदर कर्टियस फ्रेजेस. सो सी थैंक यू, प्लीज़, योर वेलकम, ये सारी चीज़ें, इट्स माई प्लेजर, ये सब जो आता है वो कर्टियस फ्रेजेस में आता है. डिलीवर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन विद सेंसिटिविटी एंड एम्पैथी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं उनको आदत होती है कि वो कोई बुरी खबर भी डायरेक्टली जाके बोलते हैं कि सो फॉर एग्जांपल आपका कोई नुकसान हुआ है तो आप बता देते हैं कि हमें इतना % नुकसान हो गया है मार्केट में. नहीं. सो इट्स बेटर टू sugarcoat it and convey it in a very decent way ताकि उसका अफेक्ट उतना ख़तरनाक या नेगेटिव ना हो जितना कि हो सकता था. सो आपकी जितनी भी इस तरह की नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है उसमें क्लैरिटी और कंसाइजनेस होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा आप उसे कोशिश ये करें कि उसमें आप एम्पथाइज़ करें रिसीवर को. एम्पथाइज़ करने का, अच्छा, एम्पैथी और सिंपैथी 2 वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं. हम यूजुअली इनकी मीनिंग्स को मिक्सअप कर देते हैं. सिंपैथी होती है हमदर्दी, यानी कि अगर आपको किसी से कोई हमदर्दी है तो आप उस पर तरस खाते रहेंगे कि आप कहेंगे बेचारे इनके साथ ऐसा हो गया, बहुत बुरा हुआ, बेचारे ये तो बहुत अच्छे थे, ये था वो था. दिस इज़ सिंपैथी. ठीक है. ये हम हर किसी के साथ कर सकते हैं, ये हमारे साथ लोग करें सब कुछ, लेकिन एम्पैथी वो चीज़ होती है जिसमें आप अपने आप को उस शख्स की तकलीफ़ या उस शख्स की जगह रख के उस तकलीफ़ या उस जो भी नुकसान होता है उसका सोचते हैं. सो फॉर एग्जांपल पुटिंग योरसेल्फ in the shoes of other person, that is more important to understand for empathy. Empathize करना जो है it's difficult, it's not that easy because most of the time लोग अगर sensitive ना हो या deeply ना सोचें किसी चीज़ के बारे में तो वो empathy show नहीं कर पा रहे होते हैं. So यहाँ पर हम empathy जो है उसको sensitivity में लेते हैं और empathy जो है वही आपके अंदर politeness create करती है, क्योंकि आप लेट्स से इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपको कोई बहुत बुरी तरह कुछ कहे तो आपको कैसा फ़ील होगा, तो जैसा आपको फ़ील होगा ये याद रखें कि अगर आप भी इसी टोन में किसी से बात करेंगे तो उसको भी ऐसा ही फ़ील होगा. सो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर एनीबडी कैन गेट हर्ट, सो आपको अपने आप को उस जगह पर रख के सोचना है. सो दैट्स कॉल्ड एम्पैथी. देन कम्स क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस. क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस का मतलब साफ़ है कि जो भी बात आप लिखें वो बहुत क्लियर हो, बहुत साफ़ हो और उसमें ज़्यादा एम्बिगुअस या फिर इस तरह की लैंग्वेज यूज़ ना हो रही हो जहाँ पर आपको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम हो, जैसे कि जार्गनलाइज लैंग्वेज. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, मेडिसिन की फील्ड का बंदा अगर कोई लेटर लिख रहा है और उसे अपने लिए कोई एपरेटस चाहिए और वो अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है मेडिकल टर्म्स में, तो ये सामने वाले को समझने में बहुत मुश्किल होगी. उसे चाहिए कि वो इस तरीके से बात करे कि एक आम आदमी भी उसकी बात समझ जाए और उसे वो चीज़ प्रोवाइड कर दे. सो यूजुअली आप देखें कि डॉक्टर्स इसी वजह से आपको जब बीमारियों के या जो भी आपकी कंडीशन होती है वो आपको बताते हैं तो वो बड़े ही सिंपल वर्ड्स में बताते हैं, क्योंकि अगर वो उन बीमारियों के या उन कंडीशन या उन सिम्टम्स जो वो डायग्नोस करते हैं अगर वो उसकी टर्मिनोलॉजी बताने लगे तो आपको शायद वो बात समझ ना आए. सो बेसिकली communicate your message clearly and efficiently. Respect the reader's time by avoiding unnecessary jargons or rambling. अननेसेसरी जार्गन का मतलब ये होता है अननेसेसरीली उस फील्ड से रिलेटेड बात या वर्ड्स उठा के लाना जो कि जिस फील्ड से आप हैं और सामने वाला शायद नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है कि वो नहीं है उस फील्ड से तो उसे आपकी कोई भी बात अचानक से समझ नहीं आएगी. देन यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन विच इज़ रम्बलिंग बेसिकली, और उससे आपका और उसका टाइम दोनों का वेस्ट होगा, राइट. Then comes the last point, proper salutations and closings are very important. Use appropriate titles like Mr., Ms., Doctor
एंड एड्रेस इंडिविजुअल्स करेक्टली। कोशिश ये क्या करें, अगर आपने नोट किया हो कि अक्सर लोग कहते हैं कि वी आर वेरी पजेसिव अबाउट आवर नेम स्पेलिंग, सो दैट्स परफेक्टली फाइन। बहुत सारे लोग आपको प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे मिलेंगे जो अपनी नाम की स्पेलिंग को लेके काफ़ी पजेस होते हैं और इतने पजेसिव होते हैं कि अगर आप उनकी नाम में एक छोटे छोटे फ़र्क भी अगर आप कर दें तो उन्हें बुरा लग सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर माइंडफुल तरीके से ये चीज़ें देखनी है कि सामने वाले ने आपसे किस तरह की बात की है और उसने आपसे किसको एड्रेस करने के लिए कहा है, क्या उसका नाम दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है तो फिर आप उसका डेजिग्नेशन जानते हैं या नहीं, एंड सो ऑन। आपको सारी चीज़ों को क्लियर करके ही आगे बढ़ना है। And lastly, employ professional closing like sincerely, best regards and respectfully. So these are some of the important closing words which you can use at the end of your letter or circular. हाँ, jargon का मतलब होता है टेक्निकल लैंग्वेज। जैसे आप सब सीए के स्टूडेंट्स हैं, जब आप अकाउंटिंग की और ऑडिट की और टैक्स की jargon यूज़ करते हैं तो वो शख्स जो सीए नहीं कर रहा है या जिसने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े उनको ये बहुत मुश्किल होती है समझने में। जैसे मैथ्स की एक अलग jargon है, साइंस की एक अलग jargon है, ठीक है, लिटरेचर की एक बिल्कुल अलग jargon है। तो हर जगह हर चीज़ की एक अलग टेक्निकल लैंग्वेज बनी हुई है और वो वर्ड्स वहाँ यूज़ होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आप लेट्स से अकाउंटिंग में बहुत अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि और आप अकाउंटिंग की हर वर्ड को समझ जाते हैं, यानी कि जिस भी तरह की jargon यूज़ हो रही होती है आपको वो क्वेश्चन समझ आ जाता है, तो दैट डजंट मीन दैट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। इट्स जस्ट बिकॉज यू आर वेरी गुड इन दैट सब्जेक्ट, सो यू हैव द कमांड ओवर ऑल दीज टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ जो कि यहाँ यूज़ हो रही हैं और आपको पता है इनके आंसर में आपको क्या लिखना है। सो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। So this is all about respectful and courteous language. Now moving on, this is the example of all these courteous language जो कि हम यूज़ करेंगे as an example. So for example, instead of अगर आप कह रहे हैं you need to, इसकी जगह आप लिखें would you please और we would appreciate if it appreciated if you could. So अब आप यहाँ देखें, यहाँ आप उनसे उसी बात को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नीड का वर्ड जब आया, यू नीड टू डू दिस, ये एक तरह का बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत कमांडिंग सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी बात जो वो इम्पेरेटिव ना लगे बल्कि एक तरह की रिक्वेस्ट लगे, ठीक है। सो आपको इसलिए जो है कहा जाता है कि आप जो है यहाँ पर आप इस तरह की लैंग्वेज यूज़ ना करें। नेक्स्ट है आई वॉन्ट। आई वॉन्ट का मतलब है कि ये मेरी अपनी डिज़ायर है, दैट्स व्हाई आई वॉन्ट। अगर मैं इसकी जगह ये लिखूं कि आई वुड लाइक टू और आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू टू डू दिस, इसका मतलब है कि मैं आपको इंपॉर्टेंस अपने आप से ज़्यादा दे रही हूँ। हमेशा याद रखिए यहाँ पे यू अप्रोच भी आ रही है। सो आप अपनी सेंटेंसेस को कोशिश किया करें, रिफ्रेस कर लिया करें। अक्सर जो आपकी जो कहना चाहिए ना कि पर्सनल प्रोनाउन के साथ लिखी हुई चीज़ें होती हैं वो आपको ईजी लगती है। जैसे अगर मैं ये कहूँगी आई वॉन्ट टू हैव द फाइल बाय द एंड ऑफ द डे, सो ये मेरे लिए ईजी है कहना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई वुड लाइक यू टू प्लीज़ कंप्लीट द फाइल बाय द एंड ऑफ द डे सो दैट आई कैन अपडेट द डेटा, तो ये मेरे लिए थोड़ा लंबा सेंटेंस है। यूजुअली बच्चे लंबे सेंटेंसेस या थोड़े भी कॉम्प्लिकेटेड वे में कहे हुए सेंटेंसेस से भाग रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उसमें उनकी मिस्टेक्स होंगी या उनको वो इंग्लिश मुश्किल लग रही होती है, जो भी चीज़ है। बट द थिंग इज़ कि इतनी एफर्ट डालने से ही आपका काम बेहतर होता है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे और आप उसको डायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस के साथ लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। इसी तरीके से योर कंप्लेंट, ये भी एक बहुत ब्लेमिंग एटीट्यूड है। इसकी जगह वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न रिगार्डिंग। सो कंप्लेन की जगह आप देखिए उन्होंने वर्ड कंसर्न यूज़ कर दिया, विच इज़ लाइटर देन कंप्लेन। कंप्लेन इज़ अ वेरी हार्श वर्ड, राइट, विच इज़ एक्चुअली पॉइंटिंग टूवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ अ मिस्टेक, ठीक है। बट इफ आई से कंसर्न, तो कंसर्न अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, मीडियोकर सा भी हो सकता है। सो मैंने कंसर्न बोला एंड देन और वी एक्नॉलेज द इश्यूज़ यू हैव रेज। सो इश्यूज़ इज़ ऑल्सो अ वेरी जेनेरिक वर्ड। जितने भी जेनेरिक वर्ड हम यहाँ यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा हमारी पोलाइटनेस नज़र आ रही होती है, यानी कि हमें इसमें सब्जेक्टिव रहना है। मनाहिल एग्जैक्टली सब्जेक्टिव नहीं है आप, लेकिन आप इसमें पोलाइटनेस शो कर रहे हैं। सब्जेक्टिव का तो मतलब है, सब्जेक्टिव आप यहाँ पे इसको ना लाएं, पता है वो आप फिर मिक्सअप कर देंगे। सब्जेक्टिव का मतलब होता है ओपिनियंस, ठीक है। ओपिनियंस अलग होते हैं, फैक्ट्स अलग होते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ लैंग्वेज जिसमें कर्टसी यूज़ हो रही है। कर्टसी एक ऐसा एलिमेंट है जो पोलाइटनेस है और आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन का एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमें करना ज़रूरी है। ये सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी एंड देन यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन सी। सो नाउ इफ़ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एग्जाम्पल पेज यू कैन सी कि सैल्यूटेशंस में भी उन्होंने डियर और टू हुम इट मे कंसर्न
ठीक है। उसके अलावा सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड, रिस्पेक्टफुली, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें लिखी। ये सब एडिशनल लाइंस होती हैं जो कि हम इसलिए लिख रहे होते हैं क्योंकि हम कर्टसी शो कर रहे होते हैं। तो हमने प्रिसाइज लैंग्वेज को सही तरीके से देखा। अब हमने ऑब्जेक्टिव वॉइस को भी सही तरीके से समझा और प्रॉपर ग्रामर और रिस्पेक्टफुल कर्टियस लैंग्वेज भी हमने देख ली। अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल टोन के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है यूज़ क्लियर एंड कंसाइज एंड फॉर्मल लैंग्वेज। सो क्लियर कंसाइज फॉर्मल लैंग्वेज के लिए अगर आप देखें तो ये है आपका एक बिजनेस लेटर जो एक सैम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाया है। अगर आप इसमें देखें तो आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी कि ये बहुत फॉर्मली लिखा हुआ है, बहुत ही शॉर्ट है ये, और बहुत क्लियर है कि आपको इतना शॉर्ट होने के बावजूद इसमें कहीं भी बात फ़ौरन समझ आ जाएगी। सो ये बेसिकली लिखा जा रहा है, डियर मिस्टर सो एंड सो लाइक ABC, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर specific product. It could be any product. Let's say आप कह रहे हैं कि regarding your new launched soap, our company which is like whatever the ABC is interested in buying, or you can say knowing more about the product. ठीक है, so briefly state the reason for interest. Specifically we require details concerning whatever the list of specific questions are. So what would be the price, what would be the specifications, how much would be the delivery time, ये सारी चीज़ें. We would appreciate it if you could provide a comprehensive catalog and any relevant documentation. Thank you for your time and attention to this matter. We look forward to your prompt response. Right? So अगर आप देखें तो ये बहुत ही concrete way में और बहुत ही अच्छा letter लिखा है जिसमें सारी चीज़ें हैं. Okay? सो ये देखें, ये एक सैम्पल लेटर है जिसमें आपको क्लैरिटी, कंसाइजनेस और एक फॉर्मल लैंग्वेज की एग्जाम्पल नज़र आ रही है। क्योंकि ये बहुत छोटा है और उसके बावजूद इसमें जो भी चीज़ें बोली गई हैं या पूछी जा रही हैं वो आपको क्लियरली समझ आ रही है, आपको मज़ीद घुसने की ज़रूरत नहीं है। टीचर जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही पेपर में लिखेंगे? जी अबू बकर, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे आप, बस ऑब्वियसली ये कॉन्टेंट है तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि इससे पहले, जैसे ये डियर है, इससे पहले आपको सब्जेक्ट और डेट और सेंडर, रिसीवर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें भी लिखनी होंगी। इसमें वो नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ इसको यूज़ किया था एज एन एग्जाम्पल फॉर कंटेंट। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है ये बेसिकली लेटर है विच सर्व्स टू रजिस्टर अ फॉर्मल कंप्लेन। सो इट्स अ कंप्लेन लेटर। सो अगर आप इसका भी फॉर्मेट देखें, सेम फॉर्मेट है। तभी मैं बच्चों को कहती हूँ हर दफ़ा कि फॉर्मेट के लिए परेशान ना हो, आपके सारे लेटर्स के फॉर्मेट सेम हैं क्योंकि सिर्फ कंटेंट आपको बहुत स्मार्टली चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो ये जो है ये आपका किसी किस्म की कंप्लेन है। इसमें आप लिख सकते हैं कि दिस लेटर सर्व्स टू रजिस्टर अ फॉर्मल कंप्लेन रिगार्डिंग ऑर्डर नंबर, व्हाटएवर द ऑर्डर नंबर वुड बी, लाइक मे बी X123, placed on whatever the date would be. The product or service received did not conform to this specifically, which is like clearly state the problem, that is the product was damaged or the service was incomplete, whatever is the problem is, आप वहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा कि प्रोडक्ट आपको दे दिया गया है, प्रोडक्ट का नाम आप यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन से लेने के बाद, और आप यहाँ स्पेसिफिकली बताएंगे कि आपको उससे शिकायत है क्या। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ रिटर्न कर रहे हैं या आप किसी चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं जो आपको मिली है, या आप किसी चीज़ का डैमेज क्लेम कर रहे हैं, तो आपको प्रूफ देना होगा कि वो आपको मिला किस हाल में था, कब मिला था, और आप कितने दिनों बाद ये क्लेम लेकर आए या कंप्लेन लेकर आए, ताकि इन सब चीज़ों को एनालाइज करके एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस डिस्क्रिपेंसी हैज़ रिजल्टेड इन एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज। सो जो भी डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं, यानी कि जो भी डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, उनकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज बन रहे हैं वो क्या हैं, वो फिर आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने एग्जैक्ट बात की है, दिस डिस्क्रिपेंसी हैज़ रिजल्टेड इन, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हुए उसकी वजह से, और वी रिक्वेस्ट दैट यू state the desired resolution, that is provide that for example provide a replacement, issue refund, whatever is your need in this complaint, you have to mention that. कुछ लोग अपने पैसे वापस मांगते हैं, कुछ लोग एक्सचेंज ऑफर में चले जाते हैं, कुछ लोग डिस्काउंट मांग लेते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप जो हैं वो मुझे एक और इसी तरह की चीज़ भेज दें, और या मेरी मेंटेनेंस पूरे साल के लिए फ्री कर दें। सो देयर आर न्यूमरस वेज ऑफ आस्किंग बेनिफिट फॉर योर कंप्लेंट्स। अब हम आ जाते हैं उन चीज़ों पे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो हमने सैम्पल मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, सैम्पल के बाद अगर आप आगे बढ़ें
ये है वो सैम्पल। अबू बकर, अगर आप कह रहे थे कि मिस कोई ऐसा लेटर मिल जाता, अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्शंस क्या चीज़ होती है। कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म, जैसे डू नॉट के लिए हम डोंट बोलते हैं, कैन नॉट के लिए हम कांट यूज़ कर रहे होते हैं, इट इज़ को हम इट्स लिखते हैं, वी आर वेयर and they are there and usually. So these are the informal way of speaking. ये सब करेक्ट है, लेकिन पेपर या एकेडमिक राइटिंग या किसी भी तरह के फॉर्मल बिजनेस राइटिंग में ये चीज़ें इनकरेक्ट समझी जाती हैं। इसीलिए आप कभी भी अगर एक ऐसा सेंटेंस है कि प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी, इसको आप करेंगे प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। रिटन में ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं दो स्किप करके तीसरा पढ़ूँ तो वो कह रहा है कि वी आर प्लीज टू अनाउंस द न्यू पॉलिसी, इंस्टेड ऑफ वियर आप लिखेंगे वी आर प्लीज टू अनाउंस द न्यू पॉलिसी। सो एनीथिंग विच इज़ रिटन इन अ वेरी शॉर्ट और एब्रीविएटेड फॉर्म आप उसको चेंज करें और आप उसको फुल फॉर्म में लिखें, दैट इज़ कॉल्ड अवॉइडिंग कॉन्ट्रैक्शंस। Okay, then this is also important that you have to be specific to the point in business letter. जैसे कि I need some information about your product. Some information का पता नहीं है मुझे कि कितनी information, क्या आपको product के launch की information चाहिए या आपको उसकी previous जो product थी उसकी information चाहिए, क्या चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर मैं उसको specify कर दूँगी और कहूँगी कि please provide the following specifications for your model X250 like dimensions, weight and power consumption, ये 3 तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे आप शेयर करें, तो आप देखें कि आपके पास इन्फॉर्मेशन जल्दी आती भी है और सामने वाले को भी आपकी पूरी बात समझ आ जाती है। इसी तरीके से टेल मी अबाउट योर सर्विसेज। अब ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी वेग क्वेश्चन, मे बी वो शख्स कहीं और भी जॉब करे और वो अपनी सर्विसेज के बारे में बताना शुरू हो जाए, फिर आप कहें कि नहीं ये तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था। सो इट्स बेटर एंड सेफ दैट इफ़ यू आस्क प्रॉपर सेंटेंस बाय सेइंग kindly send a detailed proposal outlining your services for website maintenance, including pricing for monthly update and emergency support. So which means that now I am specifying कि भाई मुझे आपसे क्या information चाहिए. So that's very important to understand. और इसी वजह से आपको बात पूरी करनी पड़ती है। फिर ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको स्पेसिफिक तरीके से बात करने सिखा रही हैं और वेग तरीका आपका ख़त्म कर रही हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। कॉमन मिस्टेक्स, ये कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम यूजुअली अपने लेटर्स में कर रहे हैं या हम अपनी किसी भी तरह की फॉर्मल राइटिंग में करते हैं। नंबर 1, इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड एब्रीविएशन। क्योंकि हम सबको इतनी ज़्यादा टेक्सटिंग की आदत हो गई है या मैसेजिंग की आदत हो गई है कि आपकी जो लैंग्वेज है जब आप टाइपिंग पे आते हैं तो आप उसमें शॉर्ट फॉर्म और एब्रीविएशंस यूज़ करना शुरू करते हैं। मेरा मशवरा ये है कि अब आज के दिन से आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें और आप अपना जितना असाइनमेंट इंग्लिश का लिख रहे हैं वो कंप्यूटर या लैपटॉप पे बैठ के करें, अपने मोबाइल्स पे ना करें, क्योंकि इससे ना तो आपकी स्पीड ऑफ राइटिंग इंक्रीज़ हो रही है और ना ही आपके लिखने का स्टाइल बेहतर हो रहा है। सो इट्स बेटर टू राइट एंड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू यूज़ लैपटॉप और सम सॉर्ट ऑफ अ डेस्कटॉप जहाँ पर आपकी टाइपिंग्स की स्पीड जो है वो बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए, और उसके अलावा आपके अंदर एक एथिकल बाउंड्री डेवलप हो जिससे आपको समझ आ जाए कि मुझे इनफॉर्मल या एब्रीविएटेड लैंग्वेज अपने लेटर्स में यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, देन ग्रामेटिकल एरर्स एंड टाइपो एरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन एज वेल। प्लीज़ डू चेक इट बिफोर सबमिटिंग योर पेपर। आपके पास इतना टाइम होना चाहिए हर क्वेश्चन करने के बाद कि आप अपने पेपर को 5 मिनट दे सकें और सारे क्वेश्चंस को एक एक बार रीड कर सकें, ये देखने के लिए कि उसमें कोई सिली मिस्टेक्स ना हो। चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन मिस्टेक्स में जो अक्सर लोग कर रहे होते हैं, मिसिंग एसेंशियल डिटेल्स लाइक डेट, एड्रेस एंड सब्जेक्ट। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने सैम्पल्स आपको दिखाए, अब ज़ाहिर है मेरी कोशिश होती है कि डेट तो अगर एक दिन में हम एक दिन में बैठ के हम 4 प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सब में डेट एक दफ़ा आएगी। ठीक है, तो आपको अगर एक दफ़ा डेट लिखनी आ गई तो आप हर पेपर में उस जगह पर ही डेट लिखेंगे। इसी तरीके से जो आपका रिसीवर और सेंडर एड्रेस है दैट इज़ ऑल्सो समथिंग very common, but the only thing which changes and which is going to bring some sort of a problem is like essential things of putting an address अगर वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, और सब्जेक्ट से ही लेटर पहचाना जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो आपका लेटर कोई नहीं पढ़ेगा क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा कि आपके इस लेटर में पढ़ना क्या है। ठीक है, एंड लास्टली बीइंग टू वेग एंड टू लेंथी। इस पर हम अभी काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि वेग या एम्बिगुअस या कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस या बहुत ज़्यादा लंबी बात करना, रन ऑन सेंटेंसेस
कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे जो है वो आपकी बात मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाती है और सामने वाले को कुछ भी समझ नहीं आता, और आप जो आउटपुट जो देखना चाह रहे होते हैं या फिर जो आप एफर्ट लगा के एक रिज़ल्ट चाह रहे होते हैं कम्युनिकेशन का, वो आपको एंड रिज़ल्ट नहीं मिलता, बिकॉज दैट इज़ नॉट द डिज़ायर्ड सिचुएशन. Okay, now it's time for you to ask me questions, okay, and then I will be sending you the sample questions to do. सबसे पहले छोटा सा एक रिकैप करते हैं. हमने आज क्या क्या चीज़ें सीखी. हमने देखा कि टोन और लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है राइटिंग के लिए. उसके बाद हमने 7 C's देखे कि हमने किस तरीके से उसमें कर्टियस होना सीखा और एम्पथाइज करना सीखा अपने रिसीवर से बाय पुटिंग अ यू अप्रोच हियर एंड पुटिंग हिमसेल्फ फर्स्ट देन अस. ठीक है. थर्डली हमने ये देखा कि आप किस तरीके से फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो ऑफिशियल इन्वायरमेंट में बन रहे हैं उनमें से आप अपनी कैजुअल लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज या कोई भी इस तरह का एब्रीविएटेड वर्ड हटा देते हैं. So there are so many things which we have learned, and also we have learned about the format, that which format is going to be the best format for your letter writing. Now coming to the last point is like important of formal letters writing in professional life. We know that what it costs. ये याद रखिए, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मिस अब कौन लेटर्स लिखता है एंड दिस एंड दैट. दिस इज़ नॉट अ कन्वेंशनल लेटर जो आप पहले ज़माने में सोच के इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. लेटर का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि मैंने लिख के अपने किसी सुपीरियर या सबऑर्डिनेट को दिया ऑफिस में और उसने उसको यूटिलाइज़ किया. सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ लेटर एंड इट्स अ ऑफिशियल formal letter. Lastly, open floor for questions and discussions. So if you have any questions, do ask me so that I can move on to the next thing. Could you please quickly explain other types of letter? Okay, Daniel, there are few types of letter which are very important in your exam. Number 1, complaint letter आ सकता है, inquiry letter आ सकता है, उसके अलावा आपका जो है follow up आ सकता है, and इन तीनों के अलावा जो आ सकता है आपके पास लेटर वो होता है आपका क्या कहते हैं रेफरेंस लेटर. इसके अलावा अभी तक कोई भी ऐसा लेटर नहीं आया, क्योंकि देखिए सेल्स या परसुएसिव लेटर इज़ टू लेंदी. ठीक है. मेमोज आर वेरी शॉर्ट एंड वेरी वेरी कॉन्क्रीट, इसलिए वो भी 20 मार्क्स के लिए इनसफिशेंट है. और बिजनेस लेटर हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को कहा जाता है शर्मीन. बिजनेस लेटर इज़ नॉट जस्ट अ काइंड ऑफ लेटर विच यू आर लुकिंग अप टू. ठीक है. सो बिजनेस लेटर आपका एप्लीकेशन भी है, रेफरल लेटर भी है, बिजनेस लेटर आपका जो है वो फॉलो अप भी है, आपकी इंक्वायरी भी है, आपकी सेल्स भी है. सो these are the business letters. The format of all kinds of letters are same. Yes Anik, all the letter formats are same. Any other question? अच्छा, मैं आपको जल्दी से सैम्पल क्वेश्चंस दिखा देती हूँ जो आपको प्रैक्टिस के लिए आसान होंगे. ठीक है. हाउ मेनी पैराग्राफ्स? ओके, सो पैराग्राफ्स का सीन ये होता है दानियाल कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कंटेंट बहुत लंबा है, जैसे अगर आप सेल्स कर रहे हैं और उसमें आप डिफरेंट स्पेक्स पे बात कर रहे हैं तो आप पैराग्राफ चेंज करते हैं. अदरवाइज आपका 2 to 3 पैराग्राफ में लेटर आराम से हो जाता है. मेरे ख्याल से तो 2 पैराग्राफ्स एंड द लास्ट फ्यू लाइन्स विच वुड बी द कॉन्क्रीट लाइन्स. ठीक है. अब अगर आप यहाँ जल्दी से क्वेश्चंस देख लें तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ. पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस, प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी एंड स्पेसिफिकेशंस. ये कौन से टाइप का लेटर है? Is there anyone who can tell me that what kind of letter it is? Inquiry. Very good. Yes, Daniel, and answer, it is an inquiry letter. Then comes, please provide details on the upcoming event or conference and registration procedure. That is also inquiry. We request a meeting to discuss potential collaboration opportunities. This is basically a follow-up and request letter. So we are writing to complain about, now the word complain itself says that we are writing to complain about the poor customer service that we received on so and so date. So this is a complaint letter. And then second last is, please provide a letter of recommendation for name who is applying for such position. So ये रेफरेंस लेटर है. रेफरेंस लेटर बुक में आपको समझाए गए थे, जो मैं आपको एक बार बता देती हूँ. रेफरेंस लेटर हम लिखते हैं उन लोगों के लिए जो आप क्या रेफरेंस कहीं दे चुके होते हैं कि आपको अगर मेरे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ उनसे पूछ सकते हैं, बिकॉज यू नो ही इज़ अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन. सो अब जो भी कंपनी आपको हायर कर रही होगी वो पहले मुझे कॉल करेगी और मैं आपका रेफरेंस बनूंगी. ठीक है. सो दैट काइंड ऑफ रेफरेंस और यू कैन से रिकमेंडेशन लेटर इज़ दिस. And then lastly, the item we received. So anything you have received was damaged during ship, so we request a replacement of fund. So now this is again a kind of complaint letter, but it has a very different tone. पहला वाला complaint letter है कि बस आप complain कर रहे हैं.
ये कंप्लेन लेटर है जिसमें आप एक हल भी दे रहे हैं कि ठीक है मेरी चीज़ें ख़राब हो गई तो मैं इसके बारे में आपको ब्लेम नहीं करी, लेकिन मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे पैसे वापस कर दें। सो दो तरह के। अच्छा, ज़्यादा मुश्किल कंप्लेनिंग एटीट्यूड क्या है, जहाँ पे मान जाने के चांसेस कम हैं या क्लाइंट आपको बहुत रिजिड नज़र आ रहा है? पहला वाला कंप्लेन जो मैंने लिखवाया है या फिर दूसरा वाला? कंप्यूटराइज्ड पेपर्स होते हैं। सो मेरे ख्याल से जो दूसरी वाली कंप्लेन है दैट्स मच मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज हियर यू हैव टू be answerable for something which is damaged and now you're asking for refund which is most of the time not possible क्योंकि कंपनी भी कभी भी अपना नुकसान, जी अबू बकर, क्योंकि कंपनी अपना नुकसान नहीं करती। अगर आप उसको सिर्फ कंप्लेन कर दें कि भाई आपकी कस्टमर सर्विस बहुत ख़राब थी और ऐसा ऐसा हुआ और इतना बुरा और ये और ये और ये और अब हम इंसाफ से काम नहीं करेंगे, तो इसके लिए वो आपसे ज़्यादा ज़्यादा अपॉलॉजी कर लेगी और कभी कभी वो इग्नोर भी कर देगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको कोई चीज़ की कंप्लेन करके बोलेंगे भाई मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो वहाँ वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगी, तो इनका जो फॉलोअप होगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। दैट इज़ द सेकेंड वन and which is a little difficult. So this is all about the practice questions. I hope that you will do these practice questions easily because they are not very difficult. ठीक है, okay. So अब हम मिलते हैं कल की वर्कशॉप में, और कल की वर्कशॉप का जो टॉपिक है हमारा वो है essay writing with planning of fishbone and affinity diagram. Thank you so much.